मैं सुनीता कुमारी आप सबका स्वागत करती हूँ आदर्श पूर्व AS ग्रुप में। दोस्तों, मैं अभी घटना चक्र करा रही हूँ भारतीय राज्य व्यवस्था की, जिसमें मैंने कुछ टॉपिक कंप्लीट करा चुकी हूँ। आज मैं शासन प्रणाली कराऊंगी। ये बहुत अच्छी बुक है एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। अगर आपने कोई भी टॉपिक बहुत अच्छे से पढ़ा है और इस बुक से अगर आपने उसको लगा लिया है तो क्या है, आपकी परीक्षा में जिसे बोलते हैं 4 चांद लग जाएंगे। चलिए अब स्टार्ट कर लेते हैं। शासन प्रणाली, इसमें थोड़ा ओवरव्यू दिया गया है, इसको अभी हम नहीं करते, हम डायरेक्ट क्वेश्चन पे जाते हैं। हम डायरेक्ट क्वेश्चन करते हैं। इसमें जब सबसे पहला क्वेश्चन दिया गया है उसको देख लेते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा राज्य शब्द को सर्वोत्तम रूप से परिभाषित करता है? कुछ स्टेटमेंट दिए गए हैं और इसमें आपको बताना है कि राज्य शब्द को कौन जो है सबसे अच्छे रूप में, सर्वोत्तम रूप में परिभाषित करता है। सबसे पहला स्टेटमेंट हम देख लेते हैं। व्यक्तियों का एक समुदाय जो बिना किसी ब्रह्म नियंत्रक के एक निश्चित भूभाग में स्थायी रूप से निवास करता है और जिसकी एक संगठित सरकार है। ये सही है। दूसरा स्टेटमेंट देख लेते हैं। एक निश्चित भूभाग के राजनीतिक रूप से संगठित लोग जो स्वयं पर शासन करने, कानून एवं व्यवस्था को बनाए रखने एवं नैसर्गिक अधिकारों की रक्षा करने तथा अपनी जीविका और साधनों को सुरक्षित रखने का अधिकार रखते हैं। नहीं, ये नहीं होगा, सर्वोत्तम पूछा है। तो नेक्स्ट स्टेटमेंट देख लेते हैं। 2 स्टेटमेंट और दिए गए हैं। बहुत से व्यक्ति जो एक निश्चित भूभाग में बहुत लंबे समय से अपनी संस्कृति, परंपरा और शासन व्यवस्था के साथ रहते आए हैं। नहीं, ये नहीं, ये भी गलत है। चौथा स्टेटमेंट देख लेते हैं। एक निश्चित भूभाग में स्थायी रूप से रह रहा समाज जिसकी एक केंद्रीय प्राधिकारी तथा केंद्रीय प्राधिकारी के प्रति उत्तरदायी कार्यपालिका एक स्वतंत्र न्यायपालिका है। नहीं, ये भी गलत है। तो इसका जो ऑप्शन हमने जो पढ़ा था सबसे फर्स्ट वाला, वो क्या है, सही हो जाएगा। ये देखिए, व्यक्तियों का एक समुदाय जो बिना किसी ब्राह्मण नियंत्रण के एक निश्चित भूभाग में स्थायी रूप से निवास करता है और जिसकी एक संगठित सरकार है। तो इसका ये ऑप्शन जो है वो ठीक हो जाएगा। नेक्स्ट देख लेते हैं। 2 नंबर का क्वेश्चन देखते हैं। चलिए, इसमें जो कैप्शन में दिया है राज्य के बारे में, राज्य आप किसे समझते हैं? राज्य एक स्टेट, एक कंट्री के बारे में बात हो रही है यहाँ पे। कंट्री को यहाँ पे राज्य यानी स्टेट कह के ही संविधान में संबोधित करते हैं, दिया गया है। चलिए कैप्शन देख लेते हैं। राज्य मतलब स्टेट शब्द का एक राजनीतिक संस्थान संगठन को संदर्भित करता है जिसका तात्पर्य एक निश्चित भूभाग में स्थायी रूप से निवासित संप्रभु यानी सोवरन व्यक्तियों के समुदाय से जिसकी एक संगठित सरकार हो, जैसे कि अभी हमने उसमें फर्स्ट ऑप्शन में पढ़ा था, तथा वह अपने आंतरिक एवं विदेशिक मामलों के संदर्भ में बाह्य नियंत्रण से मुक्त हो। वस्तुतः राज्य के मूलभूत प्रमुख तत्व हैं, जैसे कि सबसे पहला दिया गया है व्यक्ति, जनसंख्या अर्थात जनता, दूसरा सरकार तथा सत्ता, तीसरा निर्धारित सीमांकन वाला भूभाग, चौथा है संप्रभुता अर्थात वह अपने घरेलू निर्णयन के संदर्भ में स्वतंत्र हो। और इसके बाद दिया गया किसी भी राज्य का अनिवार्य तत्व संप्रभुता होती है, इसके बिना कोई भी राज्य की श्रेणी में नहीं आता। इस आधार पर जो हमने अभी जो पढ़ा था विकल्प ए जो है वो ठीक हो जाएगा। 2 नंबर का क्वेश्चन देख लेते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा राज्य सबसे महत्वपूर्ण तत्व है? राज्य का सबसे महत्वपूर्ण तत्व क्या है? संप्रभुता यानी सोवरन। क्या है? सी ऑप्शन जो है ठीक हो जाएगा। नेक्स्ट देख लेते हैं। 3 नंबर का क्वेश्चन देखते हैं। भारत की संप्रभुता के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन क्या है सही है? ये स्टेटमेंट 2 कथन दिए गए हैं और ये बताना है कौन सा कथन क्या है सही है। तो पहला स्टेटमेंट, भारत एक राष्ट्रमंडल का सदस्य है। बिल्कुल, भारत राष्ट्रमंडल का सदस्य है। राष्ट्रमंडल की सदस्यता के कारण भारत की संप्रभुता कम हो जाती नहीं, भारत की संप्रभुता कम नहीं होती है। ये स्टेटमेंट टोटली रॉन्ग है, यानी एक पहला स्टेटमेंट क्या है सही है। तो ए ऑप्शन जो है ठीक हो जाएगा। 4 नंबर का क्वेश्चन देख लेते हैं। भारतीय संविधान में किस प्रकार की शासन प्रणाली की व्यवस्था की गई है? तो ये संसदात्मक व्यवस्था की गई है। हमारे यहाँ संविधान से क्या है, सरकार चलती है और जिसे हम बोलते हैं संसदात्मक व्यवस्था, यानी सी ऑप्शन जो है ठीक है। इसके कैप्शन में जो दिया गया एक बार वो देखते हैं। शासन प्रणाली की समानता 2 पद्धतियाँ होती हैं, संसदात्मक और अध्यक्षात्मक। भारत में ब्रिटेन का अनुसरण करते हुए संसदात्मक शासन व्यवस्था को अपनाया गया है। संसदात्मक शासन व्यवस्था में व्यवस्थापिका के सदस्य ही कार्यपालिका गठन करते हैं तथा कार्यपालिका
व्यवस्थापिका के प्रति उत्तरदायी होती है। संसदात्मक शासन व्यवस्था में कार्यपालिका विधायिका द्वारा नियंत्रण होती है। चलिए 5th नंबर का क्वेश्चन देख लेते हैं। संसदात्मक शासन व्यवस्था क्या है? तो क्या न्यायपालिका का कार्यपालिका पर नियंत्रण, कार्यपालिका का न्यायपालिका पर नियंत्रण, कार्यपालिका का विधायिका पर नियंत्रण या विधायिका का कार्यपालिका पर नियंत्रण। तो क्या हो जाएगा? विधायिका का कार्यपालिका पर नियंत्रण। जैसे दिया गया विधायिका द्वारा नियंत्रण होती है क्या? कार्यपालिका। तो यहाँ पे दे दिया विधायिका का कार्यपालिका पर नियंत्रण। ये देखिए इसी में ये इसका आंसर दिया गया है जो हमने अभी कैप्शन में पढ़ा था। तो इसका आंसर हो जाएगा डी जो है वो सही हो जाएगा। 6 नंबर का क्वेश्चन देख लेते हैं। संसदीय व्यवस्था वाली सरकार वह होती है जिसमें क्या संसद के सभी राजनीतिक दलों का सरकार में प्रतिनिधित्व होता है? नहीं, सभी दलों का प्रतिनिधित्व ये क्या है? गलत है। सरकार संसद के प्रति उत्तरदायी होती है, इसके द्वारा हटाई जा सकती है। बिल्कुल सही, इसके द्वारा हटाई जा सकती है। ये जो है ऑप्शन जो है ठीक हो जाएगा। सरकार लोगों के द्वारा निर्वाचित होती है और उनके द्वारा हटाई जा सकती है, ये गलत है। लोगों के द्वारा निर्वाचित होती है लेकिन उनके द्वारा हटाई नहीं जा सकती। सरकार संसद के द्वारा चुनी जाती है किंतु निर्धारित समयावधि के पूर्ण होने के पूर्व हटाई नहीं जा सकती। नहीं, ये भी गलत है। तो इसका बी ऑप्शन जो है ये ठीक हो जाएगा। चलिए 7 नंबर का क्वेश्चन देख लेते हैं। चलिए इसमें कुछ क्वेश्चन में दिया गया था 6 क्वेश्चन का, हम वो देख लेते हैं। सबसे पहले संसदीय व्यवस्था वाली सरकार वह होती है, देखिए, जिसमें सरकार संसद के प्रति उत्तरदायी होती है, उसको द्वारा हटाई जा सकती है। भारतीय संविधान ने संसदीय शासन व्यवस्था की स्थापना की है। ये इंग्लैंड की संसदीय प्रणाली का अंगीकरण है। इस व्यवस्था में कार्यपालिका विधायिका का ही भाग होती है, विधायिका के प्रति उत्तरदायी होती है। इसमें वास्तविक कार्यपालिका शक्तियाँ प्रधानमंत्री और उसकी मंत्रिपरिषद में निहित होती हैं। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 75 क्लॉज 3 के अनुसार मंत्रिपरिषद लोकसभा के प्रति सामूहिक रूप से उत्तरदायी होती है। तो 7 नंबर का क्वेश्चन देख लेते हैं। सर्वप्रथम संसदात्मक सरकार किस देश में आरंभ हुई थी? सबसे पहले किस में बनी थी? तो यूके, ग्रेट ब्रिटेन में बनी थी, यानी ए ऑप्शन जो है वो ठीक हो जाएगा। कैप्शन में देखते हैं, वर्तमान में संसदात्मक शासन का स्वरूप जो कि अधिकांश देशों में प्रचलित है, सर्वप्रथम ग्रेट ब्रिटेन यानी यूके में परिलक्षित हुआ। पुष्पेश पंत ने भी अपनी पुस्तक विश्व का इतिहास में स्पष्ट लिखा है कि ब्रिटेन में संसदीय प्रणाली का आविर्भाव संसार के किसी भी देश से पहले हो गया था। 8 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। भारतीय संसदीय प्रणाली ब्रिटिश संसदीय प्रणाली से इस बात में भिन्न है। किस बात में भिन्न है? 4 ऑप्शन दिए गए हैं, इसमें देख लेते हैं। वास्तविक और नाम मात्र दोनों प्रकार की कार्यपालिका एग्जीक्यूटिव है। सामूहिक उत्तरदायित्व कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी की प्रणाली है। द्विसदनीय विधायिका है या न्यायिक पुनर्वलोकन की प्रणाली है। तो इसमें क्या है? भारतीय संसद प्रणाली में न्यायिक पुनर्वलोकन की प्रणाली है, जबकि ब्रिटेन में ये प्रणाली नहीं है। तो इसी में क्या है? ये भिन्न बताया गया है। तो डी ऑप्शन जो है ये ठीक हो जाएगा। नेक्स्ट देख लेते हैं। 9 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। हमने ब्रिटिश मॉडल पर आधारित संसदीय लोकतंत्र को अपनाया है, किंतु हमारा मॉडल उस मॉडल को किस प्रकार से भिन्न है? सेम क्वेश्चन पूछा गया है, जैसे कि बस थोड़ा सा घुमा दिया गया है। ऊपर वाला जो क्वेश्चन था वो IASPD एग्ज़ाम 1998 में पूछा गया क्वेश्चन है। इसकी हम स्टेटमेंट देख लेते हैं। सबसे पहला स्टेटमेंट इसका दिया है, जहाँ तक विधि निर्माण का संबंध है ब्रिटिश संसद सर्वोपरि अथवा संप्रभु है, किंतु भारत में संसद की विधि निर्माण की शक्ति परिसीमित है। और दूसरा स्टेटमेंट दिया गया है, भारत में संसद के किसी अधिनियम के संशोधन की संवैधानिकता से संबंधित मामले उच्चतम न्यायालय द्वारा संविधान पीठ को भेजे जाते हैं। दोनों ही क्या है? सही हो जाएंगे। दोनों ए और बी दोनों, यानी पहला और दूसरा जो स्टेटमेंट है दोनों ही सही हैं। इसके जो कैप्शन में दिया है एक बार इसको देख लेते हैं। ब्रिटिश मॉडल पर आधारित लोकतांत्रिक व्यवस्था में संसदीय संप्रभुता के सिद्धांत को अपनाया गया है तथा वहाँ संसद की सर्वोच्च विधि प्राधिकारी है जो कि किसी विधि का सर्जन या किसी विधि का समापन कर सकती है। दूसरी ओर भारतीय मॉडल में संवैधानिक सरकार की व्यवस्था है जिसके तहत संसद की विधि निर्माण की शक्ति लिखित संविधान द्वारा परिसीमित है। केशवानंद भारती बनाम 1973 के दिए गए ऐतिहासिक निर्णय में उच्चतम न्यायालय ने यद्यपि संसद के संविधान में संशोधन की शक्ति को स्वीकार किया, यद्यपि ये भी निर्धारित
किया गया कि संविधान की मूल संरचना सांचे ढांचे में परिवर्तन करने वाली कोई संशोधन संसद द्वारा नहीं किया जा सकता। ये केशवानंद भारती बनाम केस में कहा गया था। चलिए 10 नंबर का क्वेश्चन देख लेते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी भारतीय संविधान की विशेषता नहीं है, ये बताना है। भारतीय संविधान की विशेषता नहीं है तो संसदात्मक है, स्वतंत्र न्यायपालिका है, संघात्मक सरकार, अध्यक्षात्मक सरकार नहीं है। हमारी संसदात्मक सरकार है, याद रखना है। यानी बी ऑप्शन जो है इसका ठीक हो जाएगा। जैसे दिया गया कैप्शन में, अध्यक्षात्मक सरकार भारतीय संविधान की विशेषता नहीं है, जबकि संसदात्मक सरकार शासन प्रणाली, संघात्मक सरकार शासन प्रणाली तथा स्वतंत्र न्यायपालिका भारतीय संविधान की विशेषता है। 11 नंबर का क्वेश्चन देख लेते हैं। भारतीय राजनीति पद्धति के बारे में निम्न में से कौन सा सही नहीं है, ये बताना है कौन सा सही नहीं है। तो क्या धर्मनिरपेक्ष राज्य, बिल्कुल सही है। संसदीय पद्धति की सरकार है, बिल्कुल सही है। संघीय नीति है। राष्ट्रपतीय पद्धति की सरकार है, नहीं, राष्ट्रपतीय पद्धति की सरकार नहीं है। तो ये क्या है, डी जो है सही आंसर हो जाएगा इसका। चलिए इसका जो कैप्शन में कुछ दिया गया है इसको हम एक बार देख लेते हैं। भारत में राष्ट्रपतीय पद्धति की नहीं बल्कि संसदीय पद्धति की सरकार है तथा यहाँ राष्ट्रपति शासन का औपचारिक प्रमुख मात्र है। हमारा राष्ट्रपति क्या है, सिर्फ एक प्रतीकात्मक जिसे बोलते हैं वो है। भारतीय संविधान संसदीय लोकतंत्र की व्यवस्था करता है। इसमें धर्मनिरपेक्ष राज्य और संघीय प्रणाली को अपनाया गया है। 12 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। भारत में संसदीय प्रणाली की सरकार है क्योंकि लोकसभा जनता द्वारा प्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित होती है। संसद संविधान का संशोधन कर सकती है या राज्य सभा को भंग नहीं किया जा सकता। मंत्रिपरिषद लोकसभा के प्रति उत्तरदायी है। तो संसदीय प्रणाली की सरकार है क्योंकि मंत्रिपरिषद लोकसभा के प्रति उत्तरदायी है। तो डी ऑप्शन जो है वो ठीक हो जाएगा। देखिए IAS प्री एग्जाम 2015 का पूछा गया क्वेश्चन है। जैसा कि कैप्शन में दिया गया है, भारत में संसदीय प्रणाली की सरकार क्योंकि मंत्रिपरिषदीय लोकसभा के प्रति उत्तरदायी है। इसमें दिया गया अनुच्छेद 75 क्लॉज 3 संसदीय शासन प्रणाली को मंत्रिमंडलीय व्यवस्था भी कहा जाता है। इस शासन व्यवस्था में संसद विधि निर्माण की सर्वोच्च संस्था होती है तथा कार्यपालिका अपने सभी कार्यों के लिए संसद के प्रति उत्तरदायी होती है। कार्यपालिका के सदस्य संसद के सदस्य होते हैं और कार्यपालिका तभी तक सत्तारूढ़ का कार्यरत रहती है जब तक उसे संसद लोकसभा का विश्वास प्राप्त रहता है। चलिए 13 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। संसदीय स्वरूप के शासन का प्रमुख लाभ है कि क्या है, जैसे इसमें दिए गए स्टेटमेंट हैं ये बताना है। कार्यपालिका और विधानमंडल दोनों स्वतंत्र रूप से कार्य करते हैं। यह नीति को निरंतर प्रदान करता है और ये अधिक दक्ष है। कार्यपालिका विधानमंडल के प्रति उत्तरदायी बनी रहती है, बिल्कुल सही है। स्वतंत्र नहीं, वो विधानमंडल के उत्तरदायी बनी रहती है। सरकार के अध्यक्ष को निर्वाचन के बिना नहीं बदला जा सकता है, ये भी नहीं। तो ये देखिए IAS प्री एग्जाम 2017 का पूछा गया क्वेश्चन है। 14 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। भारत के संदर्भ में संसदीय शासन प्रणाली में निम्नलिखित में से कौन से सिद्धांत संस्थागत रूप से निहित हैं, ये बताना है। तो क्या हो गया, मंत्रिमंडल के सदस्य संसद के सदस्य होते हैं, बिल्कुल सही। जब तक मंत्रियों को संसद का विश्वास प्राप्त होता है तब तक ही वे पद पर बने रहते हैं, बिल्कुल सही। राज्य का अध्यक्ष ही मंत्रिमंडल का अध्यक्ष होता है, नहीं, ये गलत है। तो क्या पहला दूसरा सही हो जाएगा, नहीं, ए ऑप्शन जो है वो ठीक हो जाएगा। नेक्स्ट देख लेते हैं। जैसे कि इसमें दिया गया है, अनुच्छेद 75 क्लॉज 5 में उल्लेख है कि मंत्री बिना संसद सदस्य बने 6 माह से अधिक अपने पद पर नहीं रहेगा। अर्थात मंत्रिमंडल के सदस्य संसद के सदस्य होते हैं। मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होती है। अनुच्छेद 75 क्लॉज 3 इसीलिए मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से जिम्मेदार होती है। किसमें कहा गया है, अनुच्छेद 75 क्लॉज 3 में। चलिए 15 नंबर का क्वेश्चन देख लेते हैं। भारत सरकार की संसदीय व्यवस्था के विषय में निम्नलिखित में से कौन सा वक्तव्य क्या है, सही है। तो क्या है, विधायिका न्यायपालिका के प्रति जवाबदेही है, विधायिका कार्यपालिका के प्रति जवाबदेही है, विधायिका व कार्यपालिका दोनों स्वतंत्र हैं, राष्ट्रपति न्यायपालिका के प्रति जवाबदेही है, या उपयुक्त में से कोई नहीं और उपयुक्त में से एक से अधिक। तो इसमें क्या दिया गया, शासन प्रणाली की समानता 2 पद्धतियां होती हैं, संसदीय और अध्यक्षीय। भारत में ग्रेट ब्रिटेन का अनुसरण करते हुए संसदीय शासन प्रणाली
की व्यवस्था को अपनाया गया। संसदीय शासन व्यवस्था में व्यवस्थापिका विधायिका के सदस्य की कार्यपालिका का गठन करते हैं तथा कार्यपालिका व्यवस्थापिका के प्रति उत्तरदायी होती है। संसदात्मक शासन व्यवस्था में कार्यपालिका विधायिका द्वारा नियंत्रित होती है तथा न्यायपालिका कार्यपालिका विधायिका के कार्यों की न्यायिक समीक्षा कर सकती है। राष्ट्रपति न्यायपालिका के प्रति जिम्मेदार जवाबदेही क्या है, नहीं होती है। तो इसका आंसर ई ऑप्शन जो है वो ठीक हो जाएगा। 16 नंबर का क्वेश्चन देख लेते हैं। निम्नलिखित कथनों में से उस एक को चुनिए जो मंत्रिमंडल स्वरूप की सरकार के अंतर्निहित सिद्धांत को अभिव्यक्त करता है। क्या करता है? ऐसी सरकार के विरुद्ध आलोचना को कम से कम करने की व्यवस्था उसके उत्तरदायी जटिल हैं तथा उन्हें सभी के संतोष के लिए निष्पादित करना कठिन है। दूसरा स्टेटमेंट देखते हैं। ऐसी सरकार के कामकाज में तेजी लाने की क्रियाविधि जिसके उत्तरदायित्व दिन प्रतिदिन बढ़ते जा रहे हैं। तीसरा, सरकार की जनता के प्रति सामूहिक उत्तरदायित्व को सुनिश्चित करने की संसदीय लोकतंत्र की एक क्रियाविधि है। बिल्कुल सही, यानी इसका सी ऑप्शन जो है ठीक हो जाएगी। देखिए IAS प्री एग्जाम 2017 का पूछा गया क्वेश्चन है। 20 नंबर का क्वेश्चन देख ले, नहीं 16 करा था हमने, अब 16 के बाद हम 17 यानी 17 नंबर का क्वेश्चन देखेंगे। राष्ट्रपति पद्धति में समस्त कार्यपालिका की शक्ति निहित होती है। किसमें निहित होती हैं? राष्ट्रपति में। तो यानी ए ऑप्शन जो है ठीक हो जाएगा। जैसे दिया गया है, राष्ट्रपति शासन पद्धति में समस्त कार्यपालिका शक्ति राष्ट्रपति में निहित होती है तथा इनका प्रयोग विधायिका से पृथक और स्वतंत्र रूप से स्वयं या अपने द्वारा चयनित मंत्रियों के माध्यम से करता है। 18 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। भारत में राजनीतिक व्यवस्था के मूलभूत लक्षण हैं, क्या हैं? ये एक लोकतांत्रिक गणतंत्र है, बिल्कुल सही। इसमें संसदात्मक रूप की सरकार है, बिल्कुल सही। सर्वोच्च सत्ता भारत की जनता में निहित है, ये भी सही। और ये एक एकीकृत शक्ति का प्रावधान है, एकीकृत शक्ति का प्रावधान नहीं है। तो पहला, दूसरा, तीसरा ये सही हो जाएगा, यानी बी ऑप्शन जो है ठीक हो जाएगा। 19 नंबर का क्वेश्चन देख लेते हैं। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और ये बताना है कौन सा कथन क्या है, सही है। तो भारत एक लोकतांत्रिक राज्य व्यवस्था है, बिल्कुल सही। भारत एक संप्रभुता संपन्न राज्य है, बिल्कुल सही। भारत में लोकतांत्रिक समाज है, बिल्कुल सही। भारत एक कल्याणकारी राज्य है, बिल्कुल सही। यानी चारों स्टेटमेंट क्या है, सही है। तो 1, 2, 3 यानी डी ऑप्शन क्या है, सही हो जाएगा। कैप्शन में दिया गया भारतीय संविधान के तहत भारत में लोकतांत्रिक राज्य व्यवस्था है तथा ये प्रभु सत्ता संपन्न राज्य है। नीति निर्देशक तत्वों के द्वारा संविधान निर्माताओं ने कल्याणकारी राज्य की संकल्पना को भी अभिव्यक्त किया गया है। ये जो 4th स्टेटमेंट दिया गया है, ये किसमें है? नीति निर्देशक तत्व के द्वारा कल्याणकारी राज्य की कल्पना की गई है। चलिए 19 के बाद 20 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता भारतीय राजतंत्र की नहीं है? तो एक संविधान संगत सरकार है, लोकतांत्रिक सरकार, विधि का शासन है, नहीं पूछा गया, सत्तावादी सरकार नहीं है। तो डी ऑप्शन जो है ये ठीक हो जाएगा। 21 नंबर का क्वेश्चन देख लेते हैं। केंद्र सरकार और राज्य सरकारों के प्राधिकार प्राप्त होते हैं भारतीय संविधान में, बिल्कुल सही, यानी ए ऑप्शन जो है ठीक हो जाएगा। जैसे केंद्र सरकार और राज्य सरकारों के प्राधिकार का स्रोत भारत का क्या है? संविधान है। संघीय शासन प्रणाली के अनुरूप केंद्र राज्यों के मध्य विधायी, प्रशासनिक और आर्थिक शक्तियों का विभाजन भारतीय संविधान में किया गया है। 22 नंबर का क्वेश्चन देख लेते हैं। संविधान सरकार का आशय है, क्या आशय है? किसी राष्ट्र की परिसंघीय संरचना वाली एक प्रतिनिधि सरकार, कोई सरकार जिसके प्रमुख के पास नाम मात्र की शक्तियाँ हों, वह सरकार जिसके प्रमुख के पास वास्तविक शक्तियाँ हों। ये तीनों क्या हैं? गलत हैं। 4th ऑप्शन देखते हैं। कोई सरकार संविधान की सीमाओं से परिबद्ध है, यानी ये वाली क्या है? ये सही हो जाएगी, यानी डी ऑप्शन जो है ठीक है। देखिए IAS प्री एग्जाम 2021 का पूछा गया क्वेश्चन। जैसे कहा गया, संवैधानिक सरकार से आशय ऐसी सरकार से है जो कि संविधान की सीमाओं से परिबद्ध हो। संवैधानिक सरकार की शक्तियाँ संविधान के तहत परिसीमित होती हैं तथा सरकार अपने प्राधिकार या शक्तियों के प्रयोग में संविधान की मौलिक संरचनाओं का उल्लेख नहीं कर सकती। संवैधानिक सरकार की व्यवस्था में सरकार यथा भारत में केंद्र एवं राज्य सरकारों के प्राधिकार का स्रोत संविधान होता है। तो 23 नंबर का क्वेश्चन देख लेते हैं। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और नीचे दिए गए कूट का सही उत्तर बताइए। 2 स्टेटमेंट दिए गए, ये अभिकथन है, एक कथन है, तो इसमें बताना है क्या सही है। भारत एक लोकतांत्रिक देश है, बिल्कुल सही। भारत का अपना एक संविधान है, बिल्कुल सही। तो क्या हो जाएगा? ए और दोनों सही है।
आर एक की सही व्याख्या नहीं है, उसकी सही व्याख्या नहीं करता है, लेकिन स्टेटमेंट क्या है, दोनों ही सही हैं। जैसे दिया गया है, भारत एक लोकतांत्रिक देश है, इसका प्रमाण संविधान के उद्देश्य के प्रारंभिक शब्दों से मिलता है। हम भारत के लोग भारत को संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथनिरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने के लिए ये इसमें दर्शा गया है। लोकतंत्र शासन का वह रूप होता है जिसमें सभी महत्वपूर्ण निर्णय जनता द्वारा चुने गए प्रतिनिधियों द्वारा संयुक्त रूप से किए जाते हैं। भारत में भी शासन के लोकतांत्रिक रूप को अपनाया गया है। तो क्या है, भारत अपना लिखित संविधान है जो विश्व का सबसे बड़ा लिखित संविधान है जिसे कहा गया है। तो 24 नंबर का क्वेश्चन देख लेते हैं। निम्नलिखित में से कौन सुशासन की व्यवस्था नहीं करता? तो जवाबदेही, पारदर्शिता और कानून का नियम। लाल फीताशाही क्या है, सुशासन की विशेषता नहीं है। तो लाल फीताशाही सुशासन व्यवस्था नहीं है, जबकि हिस्सेदारी, जवाबदेही, पारदर्शिता, कानून का नियम, सर्वसम्मति से निर्णय लेना, दक्षता, प्रभावशीलता आदि सुशासन की क्या है, व्यवस्था है। चलिए 25 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। कल्याणकारी राज्य यानी वेलफेयर स्टेट का उद्देश्य क्या है? तो ये जैसे कि अभी हमने बात करी थी, कल्याणकारी राज्य, ये राजकीय नीति निर्देशक तत्व से लिए गए हैं। तो अधिकतम जनसंख्या का अधिकतम कल्याण सुनिश्चित करना, कमज़ोर वर्गों के कल्याण का संबंध करना और सभी नागरिकों को स्वस्थ सुविधाएं प्रदान करना, उपरोक्त में से कोई नहीं। ये तो क्या होगा, कमज़ोर वर्गों के लिए कल्याणकारी का मतलब होता है जो कमज़ोर है, जो पीछे रह गया है, उसको थोड़ा सा अपलिफ्ट करना, उसको थोड़ा सा ऊपर करना, उसे बोलते हैं कल्याणकारी राज्य, यानी कमज़ोर वर्गों के कल्याण का प्रबंध करना। तो देखिए IAS प्री एग्ज़ाम 2009 में पूछा गया क्वेश्चन है। जैसे कि इसमें कैप्शन में दिया गया है, कल्याणकारी राज्य नागरिकों के विशेष रूप से कमज़ोर वर्ग के नागरिकों के सामाजिक आर्थिक विकास के लिए सतत प्रयत्नशील रहती है। नागरिकों का वह वर्ग जो सामाजिक आर्थिक रूप से सुदृढ़ है, अपना कल्याण स्वयं कर सकता है, उसे किसी विशेष संरक्षण की आवश्यकता नहीं है। यही कारण है कि भारत में मलाईदार परत यानी जिसे बोलते हैं क्रीमी लेयर को अर्थात पिछड़े वर्गों में के आंकड़ों में लोक नियोजन में आरक्षण प्रदान नहीं किया गया। हाल ही में शुरू हुई प्रधानमंत्री किसान समृद्धि योजना भी किसी किसानों के लिए नहीं बल्कि सिर्फ छोटे किसानों के लिए है। संघ सरकार और राज्य सरकारों द्वारा चलाई जा रही अन्य विभिन्न विशेष योजनाओं के लक्षित नागरिक समूह की पहचान से है। तो इसका मतलब ये स्टेटमेंट क्या है, ये सिद्ध हो जाता है कि कल्याणकारी राज्य जो कमज़ोर वर्ग के लोग होते हैं उनके लिए योजनाएं बनाई जाती हैं। तो 25 नंबर का क्वेश्चन देख लिया। अब हम 26 नंबर का क्वेश्चन देख लेते हैं। राज्य हर जगह है, ये अंतराल शायद ही कोई छोड़ता है, ये वक्तव्य किस धारणा की व्याख्या करता है? तो कल्याणकारी राज्य की व्याख्या करता है। राज्य हर जगह, ये अंतराल शायद ही कोई छोड़ता है, ये वक्तव्य कल्याणकारी राज्य की अवधारणा की भी व्याख्या करता है। चलिए 27 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा एक भारतीय संविधान का दर्शन नहीं है? भारतीय संविधान का दर्शन नहीं है, कौन सा नहीं है? कल्याणकारी राज्य है, बिल्कुल है। समाजवादी राज्य बिल्कुल है। राजनीतिक समानता है, बिल्कुल है। साम्यवादी राज्य नहीं, साम्यवादी राज्य नहीं है। तो ये क्या है, भारतीय संविधान में कल्याणकारी राज्य, समाजवादी राज्य, राजनीतिक समानता, न्याय, पंथनिरपेक्ष, लोकतंत्रात्मक गणराज्य आदि दर्शनों को आत्मसात किया गया है, किंतु साम्यवादी राज्य के दर्शन का उल्लेख संविधान में नहीं किया गया है। तो ये नहीं है। चलिए 28 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन क्या है, सही है? भारतीय संविधान अध्यक्षात्मक है, नहीं, ये संसदात्मक है। भारत एक नाम मात्र का राजतंत्र है, नहीं, ये भी गलत है। भारत एक कुलीन तंत्र है, नहीं, ये भी गलत है। भारत एक संसदात्मक प्रजातंत्र है, बिल्कुल सही है। यानी डी ऑप्शन जो है ठीक हो जाएगा। ये देखिए UPPCS प्री 2005 में पूछा गया क्वेश्चन है। 29 नंबर का क्वेश्चन देखते हैं। भारत में राजनीतिक सत्ता का प्रमुख स्रोत तो कौन सा है? तो क्या है, जनता है प्रमुख स्रोत, यानी हम वोट के थ्रू चुनते हैं। तो जो वोट कौन देगा, जनता देगी। तो क्या है, प्रमुख स्रोत कौन है राजनीतिक सत्ता का? जनता है। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। जैसे कैप्शन में दिया गया है, भारत में राजनीतिक सत्ता का प्रमुख स्रोत देश की जनता है, क्योंकि भारत का संविधान आरंभ होता है हम भारत के लोग, यानी बी द पीपल ऑफ इंडिया
साथ ही भारत एक लोकतंत्रात्मक राज्य है, अर्थात भारत में राजसत्ता जनता में निहित है। जनता को अपने प्रतिनिधि निर्वाचित करने का अधिकार है, जो जनता के स्वामी न होकर सेवक हैं। जो जितनी भी राजनीतिक लोग हैं, जितनी भी राजनीतिक पार्टियां हैं, ये क्या हैं, इस जनता के स्वामी न होकर ये जनता के सेवक हैं, जनता की सेवा करते हैं। 30 नंबर का क्वेश्चन देख लेते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा एक अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली का आधारभूत तत्व है? तो एकल कार्य प्रणाली क्या है? अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली का मूलभूत आधार क्या है? एकल कार्य प्रणाली, यानी बी ऑप्शन जो है ठीक हो जाएगा। 31 नंबर का क्वेश्चन देख लेते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा सही है? अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली की व्यवस्था है, अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली की बात की गई है, और भारत में क्या है? संसदात्मक शासन प्रणाली, ये याद रखना है। तो कार्य प्रणाली का प्रमुख राष्ट्रपति होता है, बिल्कुल सही। ये राष्ट्रपति अपने मंत्रिपरिषद का चयन स्वयं करता है, बिल्कुल सही। राष्ट्रपति व्यवस्थापिका को भंग नहीं कर सकता, बिल्कुल सही। ऊपर वर्णित सभी कथन क्या है? सही है, तो यानी वो तीनों सही हो गया। तो इसका आंसर क्या है? डी जो है वो ठीक हो गया। देखिए यूपीपीसीएस मेंस 2014 में पूछा गया क्वेश्चन है, जैसे कि कहा गया अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली की विशेषता कल्याणकारी का प्रमुख राष्ट्रपति होता है, कार्यकारिणी का प्रमुख राष्ट्रपति होता है। राष्ट्रपति अपनी मंत्रिपरिषद का चयन स्वयं अपने विवेक से करता है तथा राष्ट्रपति व्यवस्थापिका यानी संसद को भंग नहीं कर सकता। तो ये क्या है? ये तीनों जो है सही हो जाएंगे। 32 नंबर का क्वेश्चन देख लेते हैं। अध्यक्षात्मक यानी प्रेसिडेंशियल शासन का उदय सर्वप्रथम किस देश में हुआ था? तो संयुक्त राज्य अमेरिका में हुआ था। तो अमेरिका में क्या है? अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली है, और भारत में क्या है? संसदात्मक शासन प्रणाली है। ये दो राज्य जो है, इन दोनों के बहुत अच्छे उदाहरण हैं। चलिए 33 नंबर का क्वेश्चन देख लेते हैं। क्या दिया गया है? भारत में प्रजातंत्र इस तथ्य पर आधारित है कि संविधान लिखित है, ये मौलिक अधिकार प्रदान किए गए, जनता को सरकार चुनने तथा बदलने का अधिकार है, यानी सी ऑप्शन जो है वो सही है। जनता को सरकार चुनने और बदलने का अधिकार है। वोटिंग के तहत जब वोट पड़ते हैं उस टाइम जनता किसी को भी अपनी सरकार चुन सकती है, और जो सत्ता में सरकार चल रही होती है उसको बदल भी सकती है। क्या है? भारत में प्रजातंत्र इस तथ्य पर आधारित है कि जनता को सरकारों को चुनने और बदलने का अधिकार, अर्थात जनता अपने मतदान के अधिकार के द्वारा ही प्रतिनिधियों का चुनाव करती है, और ये प्रतिनिधि ही सत्ता का संचालित करते हैं। जब ये प्रतिनिधि जनता के कल्याण एवं शासन सत्ता का संचालित सही और उचित तरीके से नहीं करते, तब जनता क्या करती है? समय समय पर चुनाव के द्वारा इनको सरकारों को क्या है? पलट देती है, दूसरी सरकार ले आती है। 34 नंबर का क्वेश्चन देख लेते हैं। लोकतंत्र का उत्कृष्ट गुण है कि ये क्रियाशील बनाता है। क्या? साधारण पुरुषों और महिलाओं की बुद्धि और चरित्र को। ये ऑप्शन जो है ठीक हो जाएगा। ये देखिए IAS प्री 2017 का पूछा गया क्वेश्चन है, जैसे कि दिया गया है लोकतंत्र एक उत्कृष्ट गुण ये है कि वह साधारण पुरुषों और महिलाओं की बुद्धि और चरित्र को क्रियाशील बनाता है। लोकतंत्र में सामान्य नागरिकों के समुदाय में पर्याप्त भागीदारी की अपेक्षा होती है। एक अच्छे नागरिक की सक्रिय भागीदारी स्वस्थ समाज के निर्माण के लिए महत्वपूर्ण है। चूँकि लोकतंत्र को अच्छे नागरिक की ज़रूरत होती है, इसलिए वह अच्छे व्यक्ति का विकास करता है। लोकतांत्रिक नागरिकता एक बौद्धिक कार्य है जिसमें आप लोगों को राजनीतिक मुद्दों और उम्मीदवारों के बारे में निरंतर निर्णय की ज़रूरत होती है। 35 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। भारत एक गणतंत्र है, इसका अर्थ क्या है? ये बताना है। तो क्या है? गणतंत्र का मतलब होता है यहाँ वंशानुगत व्यवस्था नहीं होती है, संसदात्मक व्यवस्था होती है, एक संविधान होता है। तो इसमें देख लेते हैं क्या क्या ऑप्शन दिए गए हैं। सभी मामलों में अंतिम अधिकार जनता के पास है। भारत में संसदीय शासन नहीं है, गलत है, ये भी गलत है। और भारत में वंशानुगत शासन नहीं है, हाँ बिल्कुल सही, ये सही है। तो क्या हो जाएगा? सी ऑप्शन जो है इसका ठीक हो जाएगा। इसे दिया गया है गणतंत्र का आशय है कि राष्ट्र का प्रधान निर्वाचित यानी प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष होता है, वह वंशानुगत नहीं होता है। चलिए 36 नंबर का क्वेश्चन देख लेते हैं। क्या दिया गया है? भारत एक गणतंत्र है, जैसे कि अभी जो हमने ऊपर पढ़ा था। तो क्या है? स्टेटमेंट देख लेते हैं। राज्य का अध्यक्ष निर्वाचित होगा, बिल्कुल सही, यानी यही स्टेटमेंट क्या है? सही हो जाएगा। 37 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं।
निम्नलिखित में से किनसे विनिर्धारित होता है कि भारत का संविधान परिसंघीय है? कि संविधान लिखित और अनम्य है, नगरपालिका स्वतंत्र है, अवशिष्ट और शक्तियों का केंद्र में निहित होना, केंद्र और राज्य के बीच शक्तियों का वितरण। बिल्कुल सही, केंद्र और राज्य के बीच शक्तियों का वितरण होता है, तो यानी डी ऑप्शन जो है ठीक हो जाएगा। नेक्स्ट देख लेते हैं 38 नंबर का क्वेश्चन देखते हैं। भारतीय संविधान कैसा है? ये कैसा है? कठोर है, लचीला है, ना ही कठोर है ना ही लचीला, या अंशतः कठोर है अंशतः लचीला? तो क्या है, ये अंशतः कठोर और अंशतः लचीला है, तो डी ऑप्शन जो है ठीक हो जाएगा। जैसे कि कहा गया है, भारतीय संविधान को कठोर और नम्य का मिश्रण माना जाता है, अतः ये अंशतः कठोर अंशतः लचीला संविधान है। चलिए 39 नंबर का क्वेश्चन देख लेते हैं। भारत की संसदीय शासन प्रणाली एवं ब्रिटेन की संसदीय शासन प्रणाली में अंतर एवं बिंदु बताइए। क्या अंतर है? तो क्या सामूहिक उत्तरदायित्व, न्यायिक समीक्षा, द्विसदनात्मक व्यवस्थापिका और वास्तविक एवं नाम मात्र की कार्यपालिका? तो क्या न्यायिक समीक्षा, ये क्या हो जाएगा, इसमें अंतर है, यानी बी ऑप्शन जो है ठीक हो जाएगा। इसके कैप्शन में हम देख लेते हैं क्या दिया गया। ब्रिटिश संसद लिखित संविधान के अभाव में संप्रभु निकाय है, जबकि भारतीय संसद की शक्तियाँ कार्य प्रणाली संविधान की सीमाओं के अधीन है, जिनकी न्यायिक समीक्षा की जा सकती है। ठीक है, 40 नंबर का क्वेश्चन देख लेते हैं। निम्न कथनों पर विचार कीजिए और अंत में दिए गए कोट से सही उत्तर का चयन कीजिए। क्या है? भारत के संविधान में एक संघीय प्रणाली का प्रावधान है। आर नंबर का कारण देखे थे, मतलब कथन और कारण दिए गए हैं। कथन हमने पढ़ लिया, कारण देखते हैं। उसके एक बहुत शक्तिशाली केंद्र की रचना की गई है। तो क्या है, इसमें दोनों स्टेटमेंट सही हैं, लेकिन क्या है, ये इसकी व्याख्या नहीं करता। तो भारतीय संविधान एक संघीय प्रणाली का प्रावधान करता है, क्योंकि केंद्र राज्यों के मध्य शक्तियों का स्पष्टता विभाजन है। यद्यपि ये पूर्ण संघ नहीं है, क्योंकि इसके कई प्रावधान एक शक्तिशाली केंद्र की रचना करते हैं। चलिए 41 नंबर का क्वेश्चन देख लेते हैं। भारत में संघवादिता व्यावहारिक नहीं है। कथन दिया गया है, कारण दिया गया है, भारत एक संघीय राज्य नहीं है। तो क्या है, नहीं, भारत एक संघीय राज्य है, तो ये क्या है, गलत हो जाएगा। भारत में संघवादिता व्यावहारिक नहीं है। हाँ बिल्कुल सही, ये सही हो जाएगा। तो क्या है, ए सही और गलत है, तो इसका सी ऑप्शन जो है ठीक हो जाएगा। 42 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। भारतीय राज्य व्यवस्था में निम्नलिखित में से कौन सी अनिवार्य विशेषता है जो ये दर्शाती है कि उसका स्वरूप संघीय है? तो न्यायपालिका की स्वतंत्रता सुरक्षित है, यानी ए ऑप्शन जो है इसका ठीक हो जाएगा। नेक्स्ट नंबर का क्वेश्चन देख लेते हैं। 43 नंबर का क्वेश्चन देखते हैं। निम्न में से कौन एक भारत के संविधान का संघीय लक्षण नहीं है? तो क्या है, संघीय लक्षण केंद्र तथा राज्य के बीच शक्ति का बंटवारा, ये सही है। केंद्र और राज्य शक्ति के बीच का बंटवारा होता है। पूर्ण रूप से लिखित संविधान है, बिल्कुल सही है। एक गहरी नागरिकता संघीय में और स्वतंत्र न्यायपालिका, तो क्या गहरी नागरिकता वाला जो है वो सही हो जाएगा, ये नहीं है। तो गहरी नागरिकता भारत के संविधान का संघीय लक्षण नहीं है। भारतीय संविधान में एकात्मक और संघात्मक दोनों ही विशेषताएं मौजूद हैं। भारतीय संविधान के संघात्मक लक्षणों में लिखित संविधान, कठोर संविधान, केंद्र तथा राज्यों में शक्ति का वितरण, न्यायपालिका की सर्वोच्चता एवं स्वतंत्रता, द्विसदनीय विधानमंडल आदि हैं। जबकि एकात्मक लक्षणों के अंतर्गत एकल नागरिकता, राज्यपालों की राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त, आपातकाल की घोषणा, समझौतों को लागू करने में संसद की शक्ति आदि का उल्लेख किया जा सकता है। 44 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। भारत संघीय व्यवस्था में कौन से एकादात्मक तत्व पाए जाते हैं? कुछ दिए गए, इसमें बताना है। लिखित संविधान, कठोर संविधान, संविधान की सर्वोच्चता, राज्यपाल की नियुक्ति और शक्तियों का विकेंद्रीकरण, राज्य विधायकों पर राष्ट्रपति की स्वीकृति और संवैधानिक संकट और एक सर्वोच्च न्यायालय। तो इसमें बताना है आपको कौन सा क्या है सही है। तो क्या है, चौथा, छठा और दूसरा, कठोर संविधान, राज्यपाल की नियुक्ति और राज्य विधेयकों द्वारा राष्ट्रपति की स्वीकृति, ये हो जाएगा। चलिए 45 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। इनमें से कौन सा भारतीय संघीय व्यवस्था में एकात्मक तत्व है? एकात्मक तत्व है, ये बताना है किसमें। चलिए शक्तियों का विकेंद्रीकरण, राज्यपालों की नियुक्ति, ये सही है, राज्यपालों की नियुक्ति। एंड राज्यसभा में असमान प्रतिनिधित्व, बिल्कुल सही, ये भी सही है। और क्या दिया गया है, न्यायिक पुनर्वलोकन एंड अखिल भारतीय सेवाएं। तो क्या हो जाएगा, दूसरा, तीसरा, पांचवा क्या है, सही हो जाएगा। तो इसमें किसमें दिया है, बी में दिया है, यानी बी ऑप्शन जो है ठीक हो जाएगा।
46 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। निम्न भारत में संघीय व्यवस्था से संबंधित निम्न कथनों में से कौन सा सही है, कौन सा सही स्टेटमेंट दिए गए हैं ये बताना है। तो क्या संविधान शासन की मूल संरचना के लिए एक संघीय व्यवस्था की प्रस्तावना करता है, ये सही है। एंड फिर क्या दिया गया, एकात्मक झुकाव का इसमें सशक्त मिश्रण है, बिल्कुल सही, ये भी सही है। दोनों संघ तथा राज्य विधायिकाएँ प्रभुता संपन्न नहीं, विधायकीय वित्तीय तथा न्यायिक शक्तियाँ संघ तथा उसकी इकाइयों के मध्य विभाजित कर दी गई हैं, गलत है। तो यानी क्या है, ए और बी दोनों जो है सही हो जाएगा। नेक्स्ट देख लेते हैं। 47 नंबर का कथन कारण दिए गए हैं, तो आपको बताना है कौन सा सही है। भारत एक राष्ट्रपति परोक्षता निर्वाचित होता है, बिल्कुल सही। अब भारत में संसदीय प्रणाली को गणतंत्रवाद के साथ जोड़ा गया है, तो क्या है, ये बिल्कुल सही है, ए और दोनों सही हैं। और जो क्या है, ए उसकी सही स्पष्टीकरण है। जैसे कि कैप्शन में दिया गया है, भारत एक राष्ट्रपति परोक्ष यानी अप्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित होता है। भारत की संसदीय प्रणाली के गणतंत्रवाद के साथ जोड़ा गया है, जिसमें कोई अनुवांशिक शासन नहीं होता तथा राज्य के सभी प्राधिकारी प्रत्यक्ष तथा अप्रत्यक्ष रूप से जनता द्वारा निर्वाचित होते हैं। इस प्रकार क्या है, कथन और कारण दोनों जो हैं एक सही हो जाएंगे। चलिए अभी हमने कौन सा क्वेश्चन करा था, 48 नंबर का क्वेश्चन देख लेते हैं। नीचे दो वक्तव्य दिए गए हैं, कथन और कारण, तो बताना है क्या सही है। राजनीतिक दल लोकतंत्र की जीवन रक्त है, बिल्कुल सही। लोग खराब शासन के लिए समानांतर राजनीतिक दलों को कोसते हैं, बिल्कुल सही। तो क्या ए आर दोनों सही है और तथा आर सही स्पष्टीकरण है ए का, बिल्कुल सही है। राजनीतिक दल जो अगर सही काम नहीं करते हैं तो शासन प्रणाली खराब होती है, तो उसे राजनीतिक दलों को ही कोसा जाता है। 49 नंबर क्वेश्चन करते हैं। भारत में दल विहीन प्रजातंत्र किसने प्रस्तावित किया था, तो इसमें क्या है, सी और डी ऑप्शन दिए गए, महात्मा गांधी और जयप्रकाश नारायण। क्या महात्मा गांधी और जयप्रकाश नारायण भारत में दल विहीन प्रजातंत्र का समर्थन किया। ये दलीय व्यवस्था के दोषों के कारण दल विहीन लोकतंत्र एवं सहभागी लोकतंत्र के समर्थक थे, महात्मा गांधी और जयप्रकाश नारायण दोनों ही। चलिए इसके बाद हमने 49 नंबर क्वेश्चन किया, इसके बाद 50 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। भारत की संघात्मक संरचना का मुख्य उद्देश्य उसकी बहुआयामी विविधताओं में से एक राष्ट्र का निर्माण करना और राष्ट्रीय एकता को संरक्षित करना था। आर दिया गया है, यानी कारण दिया गया है, विविधताओं के समंजन से ये सशक्त ना कि कमज़ोर भारतीय राष्ट्रीयता का निर्माण हुआ है। तो क्या है, कथन और कारण अपने आप में सत्य हैं, आर ए की सही व्याख्या करता है, तो बी ऑप्शन जो है इसका ठीक हो जाएगा। देखिए RAS RTS प्री एग्जाम 2013 में पूछा गया क्वेश्चन है। 51 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। नीचे दो कथन दिए गए हैं जिसमें कि क्या है बताना है, एक तरफ कथन और दूसरा कारण दिया गया है। कथन पढ़ते हैं। भारतीय राजनीतिक व्यवस्था की प्रकृति में निरंतरता एवं परिवर्तन के तत्व मूर्त रूप में पाए जाते हैं। बिल्कुल सही। भारतीय राजनीतिक व्यवस्था में निम्न राजनीतिक कार्यशैलियों जैसे आधुनिक शैली, परंपरागत शैली तथा संत शैली ही के तत्व शामिल हैं, तो ये भी सही। तो क्या AR दोनों सही हैं, RA की सही व्याख्या करता है, तो ए ऑप्शन जो है इसका ठीक हो जाएगा। 52 नंबर का क्वेश्चन देखते हैं। कथन कारण दिए गए हैं। महिलाएं, दलित, निर्धन एवं अल्पसंख्यक समूह भारत में लोकतंत्र के सबसे बड़े दावेदार हैं। एंड कारण दिया गया, भारत में लोकतंत्र अधिक आत्मसम्मान की कामना के वाहन बनकर उभरा है। तो क्या हो जाएगा, इसका ऑप्शन हो जाएगा AR दोनों सही हैं। RA का एक मान स्पष्टीकरण नहीं है, लेकिन RA वो अपनी जगह दोनों ही सही हैं। जैसे कैप्शन में दिया गया है, महिलाएं, दलित, निर्धन तथा अल्पसंख्यक समूह भारत में लोकतंत्र के सबसे बड़े दावेदार हैं, क्योंकि लोकतंत्र उनके व्यक्तिगत अधिकारों की रक्षा कर उनके आत्मसम्मान तथा गरिमा को बढ़ाता है। तो 53 नंबर का क्वेश्चन देख लेते हैं। भारतीय संविधान के बृहत होने के कारण क्या हैं, तो क्या है इसमें दिया गया, भारत का संविधान विश्व का सबसे विस्तृत संविधान है, इसके बृहत होने का कोई कारण नहीं है। और इसमें पूछा गया है बृहत होने का कारण, बल्कि उपयुक्त सभी कारणों से संविधान का स्वरूप बृहदाकार हो गया है। तो जो विकल्प दिए गए हैं इसमें से कोई सा जो है आंसर जो है सही नहीं है।
तो हम इसके बाद क्वेश्चन देख लेते हैं 54 नंबर का। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है, ये बताना है। संयुक्त राज्य अमेरिका में सरकार की संघीय प्रणाली है, ये बिल्कुल सही, ये संघीय प्रणाली है, यानी ए ऑप्शन जो है ठीक हो जाएगा। कैप्शन में पढ़ लेते हैं। अमेरिका के संविधान में संघीय प्रणाली का स्पष्ट उल्लेख है। अब भारत के संविधान में भारत को राज्यों का संघ बताया गया है, किंतु संविधान के कतिपय प्रावधान राज्यों की अपेक्षा केंद्र को ज़्यादा शक्तिशाली बनाने पर जोर देते हैं। इससे कुछ विद्वान भारत के संविधान को संघात्मक एवं एकात्मक प्रणाली का मिश्रण मानते हैं, किंतु भारतीय संविधान एकात्मक प्रणाली का लक्षण लिए हुए मूल रूप से संघीय संविधान है, ऐसा मानना ज़्यादा उचित हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। 55 नंबर का क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी एक भारतीय संघ राज्य पद्धति की विशेषता नहीं है, ये बताना। भारत में स्वतंत्र न्यायपालिका है, बिल्कुल सही। केंद्र राज्यों की भी शक्तियों का स्पष्ट विभाजन किया जाता है, बिल्कुल सही। संघबद्ध होने वाली इकाइयों को राज्यसभा में असमान प्रतिनिधित्व दिया जाता है, बिल्कुल सही। ये संघबद्ध होने वाली इकाइयों के बीच एक सहमति का परिणाम है, नहीं, ये क्या है, गलत हो जाएगा। क्या है इसमें, ये भारतीय संघ राज्य पद्धति की विशेषता नहीं है, ये अमेरिका संघवाद की विशेषता है। तो डी ऑप्शन जो है ठीक हो जाएगा। 56 नंबर का क्वेश्चन देखते हैं। नीचे दो कथन दिए गए हैं, आई, ए और आर, यानी कथन और कारण दिए गए हैं, इनको देख लेते हैं। सबसे पहले हम कथन देखते हैं। भारतीय संघात्मक व्यवस्था को अर्ध संघात्मक कहा जाता है। भारत में एक स्वतंत्र न्यायपालिका है जिसे न्यायिक पुनरीक्षक का अधिकार है। तो क्या है, ये और दोनों सही हैं, लेकिन आर ए की सही व्याख्या क्या है, नहीं करता है। तो इसका बी ऑप्शन जो है ठीक हो जाएगा। 57 नंबर का क्वेश्चन देख लेते हैं। कथन कारण दिए गए हैं, तो देखते हैं। भारतीय संविधान अर्धसंघात्मक है, बिल्कुल सही। भारतीय संविधान ना तो संघात्मक ना ही एकात्मक, सही उत्तर का चयन कीजिए। तो क्या है, ए और आर दोनों सही हैं, इसकी सही व्याख्या है। तो भारत संविधान का वर्णन विभिन्न प्रकार से किया गया है। इसे अर्ध परिसंघीय कहा गया है, इसे परिसंघीय किंतु प्रबल, एकात्मक अथवा केंद्र समर्थक भी कहा जाता है। इसे संरचना में परिसंघीय किंतु भावना में एकात्मक, सामान्य स्थिति में परिसंघीय किंतु आपात स्थिति आदि के दौरान पूर्णतः एकात्मक रूप से परिवर्तित किया जा सकने वाला कहा गया। भारतीय संविधान मूलतः संघात्मक है, परंतु इसमें केंद्रीकरण की प्रवृत्ति प्रबल है। इस मत का समर्थन संविधानविद दुर्गादास बसु भी करते हैं। वस्तुतः भारतीय संविधान ना तो पूर्णतः संघात्मक और ना ही पूर्णतः एकात्मक है, इसीलिए इसे अर्धसंघात्मक कहा गया है। चलिए 58 नंबर का क्वेश्चन देख लेते हैं। भारतीय संविधान की प्रकृति क्या है, तो भारतीय संविधान की प्रकृति क्या है, संघीय है, एकात्मक है, संसदीय है। प्रकृति में संघीय किंतु भावना में एकात्मक है, बिल्कुल सही है। तो क्या है, इसमें क्या हो जाएगा, एक से अधिक और उपयुक्त में से कोई, तो एक से अधिक हो जाएंगे। तो देखते हैं 58 के बाद 59 का क्वेश्चन देख लेते हैं। भारतीय संघवाद को सहकारी संघवाद किसने कहा है, तो जी ऑस्टन ने कहा है भारतीय संघवाद को सहकारी संघवाद। चलिए 60 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। किसने कहा था भारत अर्ध संघात्मक राज्य, अभी हमने पढ़ा जैसे केसी व्हीलर ने कहा था। 61 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। भारतीय संविधान के विषय में निम्नलिखित कथन में से किसका कथन क्या है, सही है। तो भारतीय संविधान अधिक कठोर अधिक लचीले के मध्य एक अच्छा संतुलन स्थापित करता है, केसी व्हीलर की ये वक्तव्य है। चलिए 62 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। निम्नांकित में से किस एक का कथन है संविधान को संघात्मक के तंग ढांचे में नहीं डाला गया है, तो किसने कहा, ये बी आर अम्बेडकर जी ने कहा, यानी सी ऑप्शन जो है ठीक हो जाएगा। बी आर अम्बेडकर ने स्वीकार किया कि संविधान को संघात्मकता के तंग ढांचे में क्या है, नहीं ढाला गया है, तथा ये एकीकृत और संघात्मक दोनों ही है। चलिए 63 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। मिथकों और कहावतों के रूप में प्रशासन के सिद्धांतों को किसने अस्वीकार किया, तो हार्वर्ड साइमन ने क्या है, इसे अस्वीकार किया। 64 नंबर का क्वेश्चन देख लेते हैं। विधि और स्वाधीनता के बीच सबसे उपयुक्त संबंध है, तो इसमें बताना है निम्नलिखित में से कौन प्रतिबिंबित करता है। यदि विधियाँ अधिक होती हैं तो स्वाधीनता कम होती है, यदि विधि अधिक नहीं है तो स्वाधीनता भी नहीं है। तो यही ऑप्शन क्या है, इसका सही हो जाएगा बी ऑप्शन।
तो यदि विधि नहीं है तो स्वाधीनता भी नहीं है। ये कथन विधि तथा स्वाधीनता के मध्य सबसे उपयुक्त संबंध को दर्शाता है। 65 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, निम्न में से कौन विकास प्रशासन की अवधारणा से संबंधित है? तो फ्रेंड डेव्यू रिग्स क्या है? विकास प्रशासन की अवधारणा से संबंधित है। चलिए 66 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा एक चिंतक लोक प्रशासक निजी प्रशासन समानताओं का समर्थन करता है? तो कौन करता है? हेनरी फ्यूल, यानी डी ऑप्शन जो है ठीक हो जाएगा। प्रसिद्ध प्रशासनिक चिंतक हेनरी फ्यूल ने लोक प्रशासन तथा निजी प्रशासन में समानता का समर्थन किया है। इसके अनुसार हमारे सामने अनेक प्रकार के प्रशासन विज्ञान नहीं है, अब तो केवल एक ही प्रशासन है जिसे सार्वजनिक और निजी मामलों में समान रूप से उपयोग में लाया जा सकता है। चलिए 67 नंबर का क्वेश्चन देख लेते हैं, यदि हमारी सभ्यता विफल है तो ये मुख्यतः प्रशासन के ध्वस्त होने के कारण होगा। तो क्या किसने कहा? ये W.C. डॉनहम ने कहा है। W.C. डॉनहम ने कहा है, हाँ, यदि हमारी सभ्यता असफल होती है तो ऐसा मुख्यतः प्रशासन के पतन के कारण होता है। तो सी ऑप्शन जो है ठीक हो जाएगा। 68 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, गणतंत्रीय अवधारणा से संबंधित निम्नलिखित में से कौन एक नहीं है? ये बताना है कौन एक नहीं है। तो क्या एक राज्य जिसमें जनता सर्वोच्च है? सही है। सर्वोच्च शक्ति निर्वाचित प्रधान में होती है? बिल्कुल सही। सर्वोच्च शक्ति एक राजा के समान एक ही व्यक्ति में होती है? नहीं। क्या एक ऐसी सरकार जो जनता द्वारा निर्वाचित प्रतिनिधित्व होती है? तो क्या सी ऑप्शन जो है सही हो जाएगा। इसमें गणतंत्र का मतलब ये नहीं होता, इसका मतलब होता है गणतंत्रीय अवधारणा निर्वाचित लोकतंत्रीय प्रणाली होती है। 69 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं, निम्नलिखित में से किनको विधि के शासन के प्रमुख लक्षणों के रूप में माना गया है? तो क्या है? शक्तियों का परिसीमन, बिल्कुल सही। और विधि के समक्ष समता, ये भी सही। सरकार के प्रति जन उत्तरदायित्व नहीं, स्वतंत्रता और नागरिक अधिकार, बिल्कुल सही। तो क्या पहला दूसरा चौथा क्या सही हो जाएगा, यानी सी ऑप्शन जो है ठीक हो जाएगा। नेक्स्ट देख लेते हैं 70 नंबर का क्वेश्चन देखते हैं, जैसे कि कैप्शन में इसमें दिया गया है, अलग अलग समझाया गया है। विधि की सर्वोपरिता क्या है? इसका तात्पर्य है विधि सर्वोच्च है तथा राज्य की या व्यक्ति की स्वैच्छारिता का अभाव होगा, अर्थात किसी भी व्यक्ति को केवल विधि के उल्लंघन हेतु दंडित किया जा सकता है, अन्य किसी हेतु नहीं। स्वैच्छारिता का अभाव शक्तियों के परिसीमन के रूप में प्रतिबिंबित होता है। अब विधि के समक्ष समता में दिया गया है, अर्थात विधि के लिए सभी समान हैं और कोई भी विधि से ऊपर नहीं है। अब विधिक भावना की प्रबलता में दिया गया है, इसका तात्पर्य यह है कि संविधान के सामान्य सिद्धांत व्यक्तियों के अधिकार स्वतंत्रता का निर्धारण करने वाले न्यायिक विनिश्चयों का परिणाम है। सरकार के प्रति जन उत्तरदायित्व विधि के शासन का लक्षण नहीं है। 70 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, यानी 70 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, क्या दिया गया है? निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। संवैधानिक सरकार वह है, कौन सी है इसमें बताना है, जो राज्य की सत्ता के हित में व्यक्ति की स्वतंत्रता पर प्रभावकारी प्रतिबंध लगाती है? नहीं। जो व्यक्ति की स्वतंत्रता के हित में राज्य की सत्ता पर प्रभावकारी प्रतिबंध लगाती है? बिल्कुल सही, यानी दूसरा जो है सही हो जाएगा। तो बी ऑप्शन जो है इसमें ठीक हो जाएगा। 71 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं, परिभाषा से संवैधानिक सरकार का क्या अर्थ है? परिभाषा के तो क्या है? विधानमंडल द्वारा सरकार, लोकप्रिय सरकार, बहुदलीय सरकार, सीमित सरकार। तो क्या सीमित सरकार है, यानी डी ऑप्शन जो है ठीक हो जाएगा। इसमें कैप्शन में दिया गया है, ये देखिए IAS प्री एग्जाम 2020 में पूछा गया क्वेश्चन है। परिभाषा में संवैधानिक सरकार का अर्थ है सीमित सरकार, जिसका तात्पर्य सरकार। अब हम उसके तीनों अंग कौन से? विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका का स्रोत संविधान है तथा ये संविधान में निहित प्रबंधों के अधीन कार्य करते हैं। संविधान सरकार द्वारा अपने नागरिकों पर लागू किए गए जाने वाले कानून और नीतियों पर कुछ सीमाएं लगाते हैं। ये सीमाएं इस रूप में मौलिक होती हैं कि सरकार कभी उसका उल्लंघन नहीं कर सकती है। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं, 72 नंबर का क्वेश्चन देखते हैं। देखिए क्वेश्चन आजकल क्या है, एग्जाम्स में इसी तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो आप अगर इस तरह से प्रैक्टिस कर लेंगे
तो आपको बहुत हेल्प मिलेगी। 72 नंबर क्वेश्चन करते हैं, राज्य व्यवस्था के संदर्भ में निम्नलिखित में से किस एक को आप स्वतंत्रता की सर्वाधिक उपयुक्त व्याख्या के रूप में स्वीकार करेंगे? तो किसको करेंगे? राजनीति शासन की तानाशाही के विरुद्ध संरक्षण नहीं, नियंत्रण का अभाव नहीं, इच्छा अनुसार कुछ भी करने का अवसर नहीं, स्वयं को पूर्णतः विकसित करने का अवसर, यानी डी ऑप्शन जो है ठीक हो जाएगा। IAS प्री एग्जाम 2019 का पूछा गया क्वेश्चन है। 73 नंबर का क्वेश्चन देख लेते हैं। इस समाज में समानता के होने का एक निहितार्थ है कि क्या है? एक निहितार्थ विशेषाधिकारों का अभाव। जैसे कि दिया गया, समानता का एक समान अर्थ ये हुआ कि रंग, नस्ल, धर्म, जाति, लिंग आदि के आधार पर किसी व्यक्ति के साथ भेदभाव नहीं किया जा सकता, किसी व्यक्ति को विशेषाधिकार नहीं दिया जा सकता। अतः समाज में समानता के होने का एक निहितार्थ ये है कि उसमें विशेषाधिकार का अभाव है। यहाँ सभी को समान माना गया है। 74 नंबर का क्वेश्चन देख लेते हैं। भारत एवं अमेरिका की राजनीतिक व्यवस्था के बीच निम्नलिखित में से कौन सी विशेषताएं समान हैं? तो कौन सी विशेषताएं समान हैं? अवशिष्ट शक्तियां केंद्र के पास है, अवशिष्ट शक्तियां राज्यों के पास हैं, राष्ट्रपति के पास वीटो शक्ति है। ये सही है। तो क्या हो जाएगा? केवल 3 जो है वो ठीक हो जाएगा। 75 नंबर का क्वेश्चन देख लेते हैं। दूसरे प्रशासनिक आयोग के कौन से प्रतिवेदन में भारत में अनुशासन बाधाओं की पहचान की है? तो किसकी है? शासन में नैतिकता नहीं, नागरिक केंद्रित प्रशासन और शासन का केंद्र बिंदु, यानी बी ऑप्शन जो है ठीक हो जाएगा। नेक्स्ट देख लेते हैं। 76 नंबर का क्वेश्चन देखते हैं। भारतीय संघवाद में विविधताओं में एकताओं को प्रोन्नत करने हेतु निम्नलिखित में से किन संस्थानों को आवश्यक माना गया है? तो किसको माना गया? अंतर्राज्य परिषद तथा राष्ट्रीय विकास परिषद, या वित्तीय आयोग एवं क्षेत्रीय परिषद, एकल न्यायिक व्यवस्था और अखिल भारतीय सेवाएं, यानी सभी दिया गया। तो ये इसका आंसर हो जाएगा उपरोक्त सभी। तो डी ऑप्शन जो है ठीक हो जाएगा। 77 नंबर का क्वेश्चन देख लेते हैं। निम्नलिखित में से किस दशक में भारत की संसदात्मक व्यवस्था केंद्रीयता से संघवाद की ओर खिसकी? किस दशक में? तो ये 1980 के दशक में क्या है? केंद्रीयता से संघवाद की ओर खिसकी। तो इसी ऑप्शन जो है ये ठीक हो जाएगा। तो इसमें इस शासन प्रणाली में 77 क्वेश्चन दिए गए थे जो मैं आपको करा चुकी हूँ। और इसके आगे नेक्स्ट टॉपिक दिया गया है राष्ट्रीय प्रतीक, इसको हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। तो आपको हमारी वीडियो कैसी लगी अपना महत्वपूर्ण सुझाव देके अवश्य बताएं। और हाँ, अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें, दोस्तों को शेयर ज़रूर करें। धन्यवाद।